और इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आ रही है। हेल्थ वर्कर्स और पुलिस पर हमला, सैनिटाइज करने पहुंची टीम को बनाया निशाना। मुरादाबाद में भी हेल्थ वर्कर्स पर किया गया था हमला। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ये खबर आई है। हेल्थ वर्कर्स और पुलिस पर हमला किया गया है। सैनिटाइज करने पहुंची टीम को निशाना बनाया गया। और इससे पहले मुरादाबाद में भी हेल्थ वर्कर्स पर हमला किया गया था और इस बार फिरोजाबाद में हेल्थ वर्कर्स और पुलिस पर हमला किया गया। सैनिटाइज करने पहुंची टीम को निशाना बनाया गया। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बागपत से भी एक खबर आई है। अशिया ज़रूरिया की तकसीम में बेअदम फराहमी की शिकायत। एहतजाज में कई अफराद पानी की टंकी पर चढ़े। पीडीएस के तहत राशन की तकसीम नहीं, एहतजाजियों का कहना है। तो राशन को लेकर यहाँ पर भी काफ़ी हंगामा हुआ। अशिया ज़रूरिया की तकसीम में अदम फराहमी की शिकायत। एहतजाज में कई अफराद पानी की टंकी पर चढ़े और पीडीएस के तहत राशन की तकसीम नहीं की जा रही है, एहतजाजियों का ये इल्ज़ाम है। और अब रुख कर्नाटक से एक बड़ी खबर इस वक्त की। एक ही दिन में 34 नए मामले आए सामने। जी हां, कर्नाटक से खबर है। एक ही दिन में 34 नए मामले सामने आए। बेलगाम में एक साथ 17 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कर्नाटक के बेलगाम में एक साथ 17 पॉजिटिव केस सामने आए। बीजापुर में 7, बेंगलुरु में 5 नए मामले आए सामने। कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 313 तक पहुंची है। ये बड़ी खबर। कर्नाटक के बेलगाम में 17 पॉजिटिव केस, बीजापुर में 7, बेंगलुरु में 5 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 313 तक पहुंची है। एक ही दिन में 34 नए मामले कर्नाटक में सामने आए हैं। और उधर कर्नाटक के बाद रुख करेंगे बिहार का। बिहार से भी इस वक्त की बड़ी खबर आई है। बिहार में कोरोना के 2 नए मरीजों की तस्दीक। दोनों का ताल्लुक बक्सर जिले से है। जी हां, एक की उम्र 35 जबकि दूसरे की 67 साल है। दोनों मगरबी बंगाल के आसनसोल का सफर किया था। तो बिहार में कोरोना के 2 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। दोनों का ताल्लुक बक्सर से है। एक की उम्र 35, दूसरे की 67 साल है। दोनों मगरबी बंगाल के आसनसोल का सफर किया था। तो इस तरह से मुख्तलिफ रियासतों की ये खबरें हैं। आज भी कुछ मामले सामने आए। बिहार, कर्नाटक, फिरोजाबाद में जिस तरह से हंगामा हुआ। और अब एक और खबर, आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन में ऑनलाइन खरीदी जा सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान लॉकडाउन में भी ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। 20 अप्रैल से कई सामान ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। 20 अप्रैल से, याद रखिए, 20 अप्रैल से अगर लॉकडाउन जारी रहता है, क्योंकि 3 मई तक लॉकडाउन जारी है, तो 20 अप्रैल के बाद ये आपको सहूलत रहेगी कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे जा सकेंगे। मोबाइल फ़ोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप ऑनलाइन मिल सकेगा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से खरीदे जा सकेंगे सामान। स्टेशनरी का सामान भी ऑनलाइन मिल सकेगा। ज़राए के हवाले से ये खबर है। सरकार कुछ हद तक लॉकडाउन के दरमियान ये छूट आम लोगों को दे रही है कि ऑनलाइन पर 20 अप्रैल से ऑनलाइन आप सामान खरीद सकेंगे। मोबाइल फ़ोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप ऑनलाइन मिल सकेगा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से ये सामान खरीद सकेंगे लॉकडाउन के दरमियान 20 अप्रैल से। स्टेशनरी का सामान भी आप खरीद सकेंगे ऑनलाइन। ज़राए के हवाले से ये खबर आई है। तो ये अहम और बड़ी खबरें थी। अब रुख करेंगे तफसील से खबरों का। हिंदुस्तान ने अपने यहाँ फंसे 41 पाकिस्तानी शहरियों को वापस पाकिस्तान भेजा है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान हाई कमीशन ने हिंदुस्तान से मदद मांगी थी। पाकिस्तान ने मुल्क में फंसे दर्जनों पाकिस्तानी शहरियों को वापस पाकिस्तान भेजने की दरख्वास्त की थी। तो लॉकडाउन के सबब आमदरफ्त की खिदमात मुअत्तल होने की वजह से पाकिस्तान समेत दीगर और ममालिक के लोग भारत में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से खासतौर पर मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। भोपाल के राहुल नगर, संजय नगर इलाके के लोग सड़क पर उतरे। मजदूरों का कहना है कि वो भूख से बेहाल हैं, लेकिन
हुकूमत इनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। मजदूरों ने सरकार की जानिब से राशन तकसीम करने वाले मुलाजमीन पर बदसलूकी का भी इल्ज़ाम लगाया है। वहीं उन्होंने खराब गल्ला देने की भी बात कही है। खाएं, कुछ भी नहीं मिला। आज 22-23 दिन हो गए हमारे लिए। बच्चों को क्या खिलाएं, आप बताओ। हमारी कोई सुनता नहीं है। राशन आता, किसी को मिलता, किसी को नहीं मिलता। यहाँ राशन की दुकान है, सरकार ने बोला था 5-5 किलो गेहूँ, वो 5 किलो आटा, हाँ। वो 5 किलो चावल मिलेंगे। आपको मिल रहा है? हमको नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिले। कंट्रोल खुल रहा है? हमें ये भी पता नहीं खुल रहा है कि कंट्रोल नहीं। गए थे आप लोग? जाने नहीं देते। नहीं खोल रही है, नहीं खोल रही। पर्ची मांगते हैं ना। पर्ची हो इसके पास में, उसको मिल रहा है। जिसके पास में पर्ची नहीं उसको भगा देते। किस टाइप की पर्ची? नाम लिख के ले जा रहे हैं। 10 जनों नाम ले गए, कोई नाम का पता आता ही नहीं। कहीं इधर बांट देते हैं, कहीं इधर बांट देते हैं। जनता भगती है तो भगा देते हैं। कोई को 2 किलो, कोई को 1, इससे क्या होता है? 40 कुंटल कहा गया, यहाँ 1 कुंटल नहीं बचा है राशन। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मेहताब, जिस तरह से मजदूरों को लेकर पूरे मुल्क में हाहाकार मची है और मजदूर परेशान है, चाहे कोई रियासत हो, लेकिन भोपाल में जिस तरह से मजदूर इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरकारी गल्ला आता तो है लेकिन मिलता नहीं है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए जिलानी, इस मामले को संजीदगी समझने की ऐसे जरूरत है कि तमाम चीजें जो मैकेनिज्म है वो ग्राउंड रियलिटी दृष्टि अलग है और जो फील्ड वहाँ पे टेबल पे जो वर्क हो रहा है वो अलग है जी। और जब तक दोनों में जो एकसानियत नहीं होगी तब तक लोगों तक ये तमाम चीजें नहीं पहुँच पाएंगी। क्योंकि जो लोग भी जो तैयार कर रहे हैं, जिनके पास भी जो है हुआ नंबर आ रहे हैं, वो लोग हैं जिनके पास अपने घरों पे मोबाइल है, वो अपनी चीजें लिखवा देते हैं। लेकिन मजदूर तबके के पास जब महीने भर से इतने दिन से लॉकडाउन चल रहा है, उनकी बैलेंस ही नहीं है। कई मोबाइल वहाँ के लोगों से मेरी बातचीत हुई जो अपने मोबाइल से जो है, उन्होंने कहा जब साहब हमारा मोबाइल ही नहीं चल रहा तो हम किसको लिखवाएंगे। मुकामी तौर पर हम लोगों के पास जाते हैं, वहाँ लिखवाते हैं, SDM आते हैं, 200 लोग लिखवाते हैं, लेकिन 10 दिनों में अभी कुछ भी नहीं आया। अब हमारे घरों में इतना भी नहीं है कि हम कुछ खा सके, अपने बच्चों को खिला सके। तो एक औरत जो है ऐसे बात करी थी, पिछले 5 दिन से कुछ खाया नहीं और 3 महीने का मेरा छोटा बच्चा, बताए मैं दूध कहाँ से पिलाऊं जब मैं अपने खुद कुछ नहीं खाया है। इस तमाम संजीदगी को समझने की जरूरत है। जहाँ पर मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की तादाद जो मरीजों की है 1000 को क्रॉस कर चुकी है, 1104 पहुंच चुकी है। वहीं पर हमें देख रहे हैं कि अवामी जरूरियात को लेकर जिस तरह से नई गाइडलाइन जारी की गई है, कुछ खोलने की बात की जा रही है। खोलने की बात तो तब होगी जब इंसान के पास कुछ होगा, कुछ पैसे होंगे तो कुछ खरीद सकते हैं। और हुकूमत जो है ये कह रही है कि हमारे पास जो है फूड कॉर्पोरेशन एक कह रहा है कि तमाम चीजें मौजूद है। अगर मौजूद है तो मेरा ये कहना है, जिस तरह मेरी जिला इंतजामिया के लोगों से बात हुई, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, जब वोटिंग होती है तो आप हर घर में एक पर्ची पहुंचा देते हैं। उसी बुनियाद पर हर वार्ड के घर को जो है जानकारी लेकर आप लोगों के घरों में जाइए। जो लोग साहिब हैसियत है उनको कुछ मत दीजिए, लेकिन वो लोग जो जरूरतमंद है उनको घरों में इस तरह से राशन पहुंचाया जा सकता है और उनकी बेसिक नीड जो है पूरी की जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस जानकारी के लिए। तो बहरहाल बहुत बुरा हाल है इस वक्त के लिए जिला स्तर पर WHO अधिकारियों के साथ टेक्निकल कोऑर्डिनेशन किया जाए, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय WHO की नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क टीम की सर्विसेज को यूटिलाइज करते हुए हमारी ऑनगोइंग सर्विलेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर भी एक एक्शन प्लान बनाया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन में इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ भी बातचीत की, जहां उन्होंने PM केयर्स फंड में योगदान देने के लिए इंडियन इंडस्ट्री को धन्यवाद दिया। साथ ही माननीय मंत्री जी ने उन्हें एश्योरेंस दिया कि सरकार उनके सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत है और इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए किए जा रहे मेजर्स के द्वारा उनके कंसर्न्स को एड्रेस भी किया। इसके अलावा उन्हें कोविड के समय में हेल्थ केयर में मेक इन इंडिया के अवसरों का बेस्ट यूज करने के लिए एनकरेज किया, ताकि देश क्रिटिकल हेल्थ केयर इक्विपमेंट प्रोविजन में ज़्यादा रेजिलिएंट और आत्मनिर्भर हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रैक्टिसेस के लिए एक एडवाइजरी कल जारी की है, जिसके तहत पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को रिलीफ कैंप्स पर विशेष ध्यान देने और समाज के वल्नरेबल सेक्शंस के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाने की सलाह दी गई है। क्लोरीन टैबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के एप्रोप्रिएट यूज की एडवाइस भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने
सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कोविड-19 के आउटब्रेक के दौरान इसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी पर एक डिटेल्ड गाइडलाइंस को भी इशू किया है, जिसके तहत इन सेवाओं में जैसे कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल हेल्थ डिजीजेज, ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक इलनेसेज शामिल हैं, ताकि उनके कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके और इमरजेंसीज को एड्रेस किया जा सके। हेल्थ केयर वर्कर्स को इन सब बीमारियों के बारे में कार्य करते हुए सेफ्टी इंश्योर करा जाए, उसके बारे में रिक्वेस्ट की गई है। कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज के अलावा रिमेनिंग फैसिलिटीज ऐसी सेवाएं प्रदान करती रहेंगी। नॉट फॉर प्रॉफिट और प्राइवेट सेक्टर को भी ऐसे कार्य में इन्वॉल्व किया जाए, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है। ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए टेली हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करना चाहिए। साथ ही लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस के पीरियड के दौरान इम्यूनाइजेशन और एंटीनेटल केयर जैसी सेवाओं को रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए और इस तरह की सेवाओं को कोई एक दिन फिक्स करके प्रोवाइड किया जाए। ये सर्विसेज देते समय भी फिजिकल डिस्टेंसिंग और रिक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। प्रेग्नेंट विमेन, चिल्ड्रन विद मैलन्यूट्रिशन, टीबी, लेप्रेसी, HIV, वायरल हेपेटाइटिस, पल्मोनरी डिजीजेज या डायलिसिस जैसी जितनी भी सेवाएं हैं, उनको हमारे सब हेल्थ सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्राइमरी हेल्थ केयर टीम उनको मॉनिटर करें और उनके द्वारा हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही बल्क ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया है, जिसके तहत जो भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज बल्क ड्रग और इंटरमीडिएट से रिलेटेड हैं, उनका रिकैटेगराइजेशन करते हुए कैटेगरी ए से कैटेगरी B2 में डाला गया है, जिसके तहत उनका अप्रेजल नेशनल लेवल पर लाए बिना स्टेट लेवल पर त्वरित गति से किया जा सकता है। इसके द्वारा भारत सरकार जो चाहती है कि इंपॉर्टेंट मेडिसिन और ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बढ़े, और यह अमेंडमेंट 30 सितंबर से जिन्होंने भी कोई भी प्रपोजल दिया है उस पर लागू होगा। आज स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज इस कैटेगरी के तहत 100 से अधिक प्रपोजल की समीक्षा कर रही है, जो डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट लेवल पर है। अब तक टोटल 1489 पीपल हैव रिकवर्ड, और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कंफर्म केसेस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है और टोटल पॉजिटिव केसेस 12,380 12,380 हैं। अब तक टोटल रिपोर्टेड डेथ्स 414 हैं, जिसमें से 37 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट 1 डे। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस एफर्ट्स में अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फैटेलिटी रेट अगर 3.3% है, तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज अराउंड 12.02%। साथ ही फील्ड लेवल पर जो कुछ ऐसे जिले जहां पर इससे पहले केसेस आए थे, लेकिन फील्ड एक्शन के द्वारा उनको कंट्रोल और उनके कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है, उसके तहत माही इन पुडुचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई फर्दर पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके साथ ही 27 ऐसे जिले हैं उन 17 राज्यों में जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, जिसमें है कि पटना बिहार से, नादिया वेस्ट बंगाल से, प्रतापगढ़ राजस्थान से, गिर सोमनाथ पोरबंदर गुजरात से, भद्राद्री कोथागुड़म तेलंगाना से, साउथ गोवा गोवा से, उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल, पीलीभीत इन यूपी, राजौरी इन जम्मू कश्मीर, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, पुडुचेरी में जैसे मैं बता चुका हूँ माहे, एजवाल वेस्ट जो है मिजोरम में, देवनगिरी, कोडगु, तुमकुर, उडुपी और बेल्लारी कर्नाटका में, वायनाड कोट्टयम केरला में, SBS नगर पंजाब में, हरियाणा में पानीपत और मध्य प्रदेश में शिवपुरी। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फील्ड लेवल पर जो कंटेनमेंट का ये प्लान ऑफ एक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है, उसके रिजल्ट हमें दिखने लगे हैं। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट मेजर्स के इस कंबाइंड एफर्ट से अगर हम लोग इसी तरीके से इस सतत प्रयास में लग रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। आज तक हमने 2,90,000
401 लोगों की टेस्ट की है, उनमें से 30,043 यानी 30,000। तो वजारत सेहत की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल मीडिया से वजारत सेहत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात का तस्करा किया और उसकी तफसील रखी और जो सिलसिला अभी कायम है लॉकडाउन के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग, इसी को बरकरार रखना एक वाहिद इलाज है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मनाबे में एक बार फिर आपका खैर मकदम। गुलबर्गा की सरकारी राशन दुकानों पर तकसीम किए जा रहे अनाज के ताल्लुक से गुलबर्गा की आवाम सख्त बरहम है। यहाँ सिर्फ चावल और गेहूं तकसीम किया जा रहा है, दूसरी ज़रूरी अशिया तेल, मिर्च, नमक और दालें वगैरह मुहैया नहीं कराई जा रही हैं, जिसकी वजह से आवाम सख्त बरहम है। आवाम का कहना है कि सिर्फ चावल और गेहूं मुफ्त मिलने से पेट नहीं भरता, इसके साथ दूसरी अशिया भी उतनी ही ज़रूरी है। मतलब क्या है, 5-7 किलो चावल देते थे एक मेंबर के हिसाब से, आप 5 किलो दे रही, एक कार्ड पे 2 किलो गेहूं दे रही। महीना भर बस होता, साबुन नहीं, सरफ नहीं, दाल नहीं, तेल नहीं, कुछ भी नहीं। लॉकडाउन का मतलब यही है, उल्टा काम करके देने का मोदी का फैसला यही है। पब्लिक कैसा हैंडल करेंगी, रोजगार नहीं है, कामा नहीं है, पब्लिक परेशान है। ऊपर से मोदी का लॉकडाउन आके उल्टा महंगाई का ज्यादा कर दिया और अनाज कम कर दिया। क्या खाएंगे पब्लिक? 5 किलो दे रहे हैं चावल, पहले 7 किलो देते थे, एक कार्ड को 4 किलो गेहूँ दे रहे हैं। पहले साबुन देते थे, अब साबुन सरफ भी नहीं दे रहे। एक कार्ड को 4 किलो का गेहूँ दे रहे हैं। पहले कितने देते थे? हर महीना चावल कितना देते थे? 35 किलो, ये 7 किलो 7 किलो देते थे, अब 5 किलो दे रहे हैं। उल्टा 2 किलो कम हुआ। 2 किलो कम हो गया। हाँ, चावल मिला फ्री राशन से। ये क्या पैसे से मिल रहा, फ्री में दे रहे हैं? फ्री में दे रहे। क्या क्या मिला तुम्हारे को? 4 किलो गेहूँ, चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशन तो फ्री मिल रहा है, चावल फ्री और गेहूँ 4 किलो दिया है। ये कितनी देर हुआ तुम ठहर को यहाँ लाइन में? मैं ठहर के 1 घंटा हुआ सब इधर। तुम्हारा राशन नंबर कौन सा होता है? ये वार्ड नंबर 2 177 जी। लखनऊ के तहरीक इंस्मा की रियासती सदर व मारूफ समाजी कारकुन ताहिरा हसन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल करने की अपील की है। उन्होंने कोरोना वायरस से जूझ रहे दीगर ममालिक का हवाला देते हुए लोगों को अपना ख्याल रखने की हिदायत दी है। हम सब जानते हैं साथियों कि कोविड-19 बहुत ख़तरनाक है। इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। ये मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है, क्योंकि हम डेंसली पॉपुलेटेड हैं, कि हम लॉकडाउन को फॉलो करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और पूरी तरह से फॉलो करें। क्योंकि इटली ने जब नहीं लॉकडाउन को नहीं फॉलो किया तो उसके नतीजे हम देख रहे हैं कि आज भी वो मेस में है। अमेरिका, जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ और बहुत उसमें मानते हैं कि वो सुपर पावर है, वो भी झेल रहा है, कब नहीं कर पा रहा है। तो जाहिर है हमारे यहाँ अगर कम्युनिटी से स्प्रेड हो गया साथियों, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि इसको रोका जाए। और प्लीज़ आप लोग देखिए कि पुलिस भी लगी है और हमारे डॉक्टर्स भी लगे हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के लगे हैं। जब परिवार को देखना होता है तो एक डिस्टेंस से जाके वो खड़े होकर दूर से अपने बच्चों को देखते हैं। एक नर्स का भी वीडियो दिखाया गया था जहाँ पे बच्चा अपनी माँ को देखने के लिए बिलक रहा है, तो पिता लेके गया है और दूर से माँ को दिखा रहा है। माँ वहाँ रो रही है लेकिन आ नहीं रही है। वो एक बड़ा काम कर रही है, वो सोसाइटी के काम में लगी है, वो लोगों को बचाने के काम में लगी है। तो आप उसको ओवरबर्डन मत कीजिए हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस को। आप इस बात को समझिए। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस दौर में जो नफ़रत फैलाई जा रही है, इस नफ़रत को बिल्कुल दफन कर दीजिए। महामारी वो वक्त है जहां मिलके हमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ना है। ये कोविड-19 के बाद एक रोजी रोटी का भी बहुत बड़ा समस्या खड़ी है, लोगों की भूख की समस्या खड़ी है, रोटी की समस्या खड़ी है। ये देश में अब इस समय जब महामारी है और इतने मुश्किल टाइम से हम गुजर रहे हैं, तो साथियों अब इस समय हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि नफरत को बढ़ावा दिया जाए। प्लीज नफरत को शिकस्त दीजिए। हम वो देश हैं जो कबीर की धरती है, ये गौतम की है, ये राम की धरती है। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलके इस नफरत को शिकस्त देना है, नफरत फैलाने वालों को हराना है। कोविड-19 के जुनून के सिलसिले का पता लगाने का मुश्किल कारनामा अंजाम दिया गया है। गुजरात में कौमी तहक़ीक़ाती इदारे के साइंसदानों ने यह कारनामा अंजाम दिया। इस तहकीक से वायरस की साख्त और नौइयत समझने में काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है। बताया जाता है कि इस पेशरफ्त से कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप करने में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ने GBRC के डॉक्टर
चैतन्य जोशी से बातचीत की। कोविड-19 का जेनोम सीक्वेंस जिसे कहें वो जीबीआरसी गुजरात के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। डॉक्टर जोशी हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि दरअसल ये जेनोम सीक्वेंस होता क्या है। सर, आम लोगों की परिभाषा में ये समझ सकें ऐसे बताएं कि क्या है ये जेनोम सीक्वेंस और आने वाले दिनों में वैक्सीन की दिशा में ये कैसे आगे बढ़ेगा। जीनोम सीक्वेंस ये है कि हर कोई सजीव के अंदर इसकी जो संरचना होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स से बनी हुई होती है और उससे ही उसका स्ट्रक्चर, उसका नेचर वो डिसाइड होता है। तो ये जो वायरस है उसकी संरचना जो है वो न्यूक्लिक एसिड में भी राइबो न्यूक्लिक एसिड से बनी हुई होती है, आरएनए जिसको बोलते हैं। और ये आरएनए डिसाइड करता है कि वायरस कैसा होगा, कैसे रहेगा, उसके कितने प्रोटीन्स रहेंगे, वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, वो सब चीज ये न्यूक्लिक एसिड डिसाइड करता है। तो ये जेनोम सीक्वेंस मतलब ये दिखाएगा कोविड-19 में का जो वायरस है वो किस तरीके से दिखता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब आपने ढूंढ निकाला। हाँ जी, ये जो वायरस है अभी जो गुजरात में से वो पाया गया, तो चाइना के वुहान में फर्स्ट वायरस सीक्वेंस जो फर्स्ट वायरस मिला उससे और ये गुजरात में जो वायरस पाया गया वो दोनों में कितनी भिन्नता है उसको लेके फिर हम तय कर पाएंगे कि उसके जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, जैसे स्पाइक प्रोटीन्स है, दी कैप्सिड प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, उसमें कितनी भिन्नता है। और वो भिन्नता से हम ये भी तय कर पा सकते हैं कि जो दवाइयां हैं, जो ड्रग्स हैं, वो कितने बेहतर तरीके से या तो कितने कम मात्रा में उससे इंटरेक्ट या तो प्रोटेक्शन दिलवा सकती है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।